Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जो कि आपका फिनेंस का पेपर है, इसमें आपका टॉपिक चल रहा है सेकेंड यूनिट। आपका सेकेंड यूनिट में आप पढ़ रहे हो प्रोविजंस ऑफ SCRA 1956 रिलेटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। ओके, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस स्टडी कर चुके हो, बहुत सारे जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी इसके प्रोविजंस हैं SCRA 1956 के सॉरी, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका इसमें ज़्यादा नहीं बचा है, एक दो सेक्शन और है, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 9, राइट। सेक्शन 9 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका था पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बाय लॉज। ओके, जिसमें कि डिफरेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग को बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या पावर्स हैं, किस किस से रिलेटेड वो बाय लॉज बना सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ सेबी ये भी मैंने बताया था। एंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेबी अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कांट मेक एनी बाय लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसमें डिफरेंट आपके पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें स्टूडेंट्स आपके कुछ पॉइंट्स और रह गए थे, जो कि आज प्रेजेंट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, इसमें आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे शो है, जो स्टार्टिंग में आपके कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं और उसके नीचे 2-3 पॉइंट और हैं। ये सारे आपके सेक्शन 9 के ही पॉइंट के अंडर में इंक्लूड होते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम सेक्शन 9 जो हमारा रेस्ट है उसे कंटिन्यू करेंगे। एंड देन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 10। देन हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 10। आज क्या है सेक्शन 10 में, क्या चीज़ें, क्या प्रोविजंस बताई गई हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। First of all, we study the section 9, which is power of recognized stock exchange to make bylaws. इसमें आपके कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड होते हैं। इसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है द फिक्सिंग ऑफ स्केल ऑफ ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। The fixing of scale of brokerage and other charges. तो स्टॉक एक्सचेंज को इससे रिलेटेड भी रूल है, पावर है उसके पास कि इससे रिलेटेड वो बायलॉज बना सकते हैं। जो भी ब्रोकरेज, आप सबको पता होगा ब्रोकरेज मीन्स दलाली होती है। जो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स होते हैं जिनका काम होता है सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना, उनकी परचेज एंड सेलिंग करना, जिनके थ्रू कोई भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो आपके ब्रोकर होते हैं, इनकी ब्रोकरेज की रेट क्या होगी और इनके अदर चार्जेस क्या होंगे, इससे रिलेटेड भी जो भी बाय लॉज होते हैं वो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये पावर है अकॉर्डिंग टू SCRA 1956 कि ब्रोकरेज से रिलेटेड जितने भी चार्जेस हैं उसे वो ईज़िली मेक कर सकता है एंड टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें आपका द मेकिंग, कंपेयरिंग, सेटलिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बार्गेन्स। बार्गेन आप सबको पता है कि नहीं क्या होता है बार्गेन्स? बार्गेन्स मीन्स मोल भाव। जैसे कि आप कुछ भी सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो तो वहाँ पर आप लोग बार्गेनिंग करते हो, मोल भाव करते हो।
वही है आपका बार्गेन्स। तो शेयर मार्केट में भी बार्गेन्स ऐसी फैसिलिटी होती है और ये टर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, बार्गेन्स, जिसमें कि आपकी सिक्योरिटीज़ की जो बेट के थ्रू जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होती है। और आप इसमें देखते होंगे कि बहुत सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्टॉक मार्केट में। तो बार्गेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मेन बार्गेन कब मेक होगा, कब बनाया जाएगा, उसकी क्लोजिंग कब होगी, कब ख़त्म होगा, कितने पे सेटलमेंट होगी किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की प्राइस, ये सारी चीज़ों से भी जितने भी रूल्स होते हैं वो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जो वो ईजिली मेक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द इमरजेंसीज इन ट्रेड विच में अराइज whether as a result of pull or syndicated operations or cornering or otherwise, and the exercise of powers in such emergencies, including the power to fix maximum and minimum prices for securities। जितनी भी ट्रेड में एमरजेंसीज होते हैं, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग की जाती है स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, वहाँ पर कुछ इमरजेंसीज भी आ जाती हैं, जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिससे कि जो भी हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी पावर्स है, जो शक्तियाँ हैं, जिससे कि सिक्योरिटीज़ की उस टाइम एमरजेंसी के टाइम पर सिक्योरिटीज़ की मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करना, ये सबसे बड़ा वर्क हो जाता है उस टाइम, जिसमें कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अकॉर्डिंग टू SCRA 1956 ये भी पावर है कि अगर कभी भी ऐसा कोई इमरजेंसीज या आपातकालीन या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट या स्टॉक मार्केट में होता है, तो उस टाइम पर जो भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। ओके, फिक्स करता है या डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रेगुलेशन ऑफ डीलिंग्स बाय मेंबर्स फॉर देयर ओन अकाउंट्स। इसके अलावा जितने भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर जितनी भी डीलिंग्स अपने अकाउंट से, अपने ओन अकाउंट्स के थ्रू जो भी परचेज एंड सेलिंग करते हैं या जितनी भी डीलिंग करते हैं, उस डीलिंग से भी रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, रूल हैं, वो हमारा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ जॉबर्स एंड ब्रोकर्स, द सेपरेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ जॉबर्स एंड ब्रोकर्स। मीन्स जॉबर्स एंड ब्रोकर्स दोनों की फंक्शन को, दोनों की डीलिंग्स को सेपरेट करना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का ही एक वर्क होता है। स्टॉक एक्सचेंज जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो भी जॉबर्स हैं और जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं, उन सब को सेपरेट करता है, उन सब से रिलेटेड सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो इम्प्लीमेंट करता है या फिर उसे इशू करता है। क्लियर है? जॉबर्स क्या होते हैं एक बार बता दूं, जॉबर्स एंड ब्रोकर्स। ब्रोकर्स वो होते हैं क्योंकि आपका स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है वो डीलिंग करते हैं, बट जो जॉबर्स होते हैं इनका काम होता है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सिक्योरिटीज़ को खरीदते और बेचते हैं। क्लियर इट? नेक्स्ट है द लिमिटेशंस ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड डन बाय एन इंडिविजुअल मेंबर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मीन्स जो भी जितनी भी ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ मार्केट में, और उस मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल मेंबर
अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का ट्रेडिंग कर सकता है, मीन्स वो कितने सिक्योरिटीज़ में वो डीलिंग कर सकता है। इसमें जो लिमिटेशंस होती हैं वो भी स्टॉक एक्सचेंज ही हमारा अप्लाई करता है। मीन्स कि पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल या इन्वेस्टर है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर आप इस लिमिट तक ही अपने ट्रेड को लिमिट करोगे, या आप इस लिमिट तक ही इतना ही आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हो। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है द ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर्स टू सप्लाई सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन and to produce such documents relating to the business as the governing body may require. Okay? ये क्या है, जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर्स हैं उन सब का ये ऑब्लिगेशन है कि जितने भी उनके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है, जब भी सेबी ऐसा कॉल करती है किसी भी मेंबर्स को, तो वो ईज़िली उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके डीलिंग से रिलेटेड जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे वो सेबी को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई द बायलॉज फॉर विच देयर मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रावेनेंस विच मे बी। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज कुछ बायलॉज को और स्पेसिफाई करता है। ठीक है, जो कि आपका कुछ एक्ट के कॉन्ट्रावेलेंस में मेंशन में रोल प्ले करता है, जिसमें है आपका फाइन है, ओके, शुल्क, देन है एक्सपल्शन एंड मेंबरशिप, सदस्यता, नेक्स्ट suspension from membership for a specific period, and at last topic is है इसमें आपका any other penalty of a like nature and not motivating at the payment of money। इसके अलावा जितने भी मेंबरशिप से रिलेटेड है और सस्पेंशन कब करना है मेंबरशिप का, कितनी स्पेसिफाइड पीरियड में, या अगर कोई पेनल्टी वगैरह है तो वो सारी चार्ज करना, ये सब भी इससे रिलेटेड भी जितने भी आपके बायलॉज होते हैं वो आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका सेक्शन 9 जो कि कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम सेक्शन 10, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10। सो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन 10। अब हम सेक्शन 10 स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेक्शन 10 है आपका पावर टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मीन्स ये पावर होना कि जितने भी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज हैं उनके बायलॉज को ईजली चेंज करना या फिर उनको गवर्न करना या अमेंड करना या फिर उनको मेक करना, मीन्स उनको इस्टेब्लिश ही करना। ओके, तो सेक्शन 10 आइए। सेक्शन 10 क्या बोलता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी आर इंटरेस्टेड विद द पावर टू मेक और अमेंड द बायलॉज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज either on its own or on behalf of a request received by it writing। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी को ये पावर है, ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी को ये पावर है कि वो जब चाहे तो तब किसी भी लॉ को वो भी बना सकते हैं, और किसी भी लॉ को जो कि पास्ट लॉ हो या प्रेजेंट हो, पास्ट का तो ठीक है, तो जितने भी लॉज होते हैं जो कि आपका पास्ट में कोई लॉज थे तो उनको चेंज करना, उसमें अमेंडमेंट करना, या प्रेजेंट में कोई ऐसे लॉज हैं
जो कि अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी को पावर है कि वो भी किसी भी लॉस को, किसी भी बाय लॉस को वो ईजिली मेक या अमेंडमेंट कर सकते हैं, आइदर ऑन इट्स ओन ऑन बिहाफ ऑफ अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय इट राइटिंग, या तो अपने खुद के बिहाफ पर, या फिर अगर वो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर से राइटिंग में एक रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं जिसमें कि इन्वेस्टर ने ये कहा है कि पर्टिकुलर ये रूल ठीक नहीं है हमारे लिए, आप इसमें कोई अमेंडमेंट करिए या इसको बंद करके कोई नया रूल लाइए, तो उससे रिलेटेड भी जो भी पावर है वो आपका उसमें एग्जिस्ट करते हैं। Such an amendment in the bylaws of the stock exchange shall be published in official gazette of India and official gazette of state in which the principal office of the recognized stock exchange is situated। तो जो भी ये अमेंडमेंट है, जो भी बाय लॉज हैं, ये आप जब भी करोगे तो ये आपको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना होगा। ऑफिशियल गैजेट जो कि हमारा नेशनल न्यूज़पेपर है, देन इन विच द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो भी चेंजेस बाय लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस में होंगे, इसको गैजेट, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड करना होता है। बट एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना है कि उसी स्टेट के ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश होगा जिस स्टेट में उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस हो या हेड ऑफिस हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जिस स्टेट में उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का प्रिंसिपल ऑफिस या हेड ऑफिस इस्टेब्लिश्ड है, उसी स्टेट के ऑफिशियल गैजेट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड अमेंडमेंट है वो पब्लिश किए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आइए उसमें, इन केस द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑब्जेक्ट्स टू द अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉज डायरेक्टेड बाय सेबी ऑन इट्स ओन, then it may apply to SEBI within 2 months of the publication in Gazette of India, and SEBI may make a revision to such an amendment after giving an opportunity to be heard to the governing body of stock exchange। इन केस अगर जो गवर्निंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज का, जो भी उसने लॉज बनाए हैं, ठीक है, और वो उसमें अमेंडमेंट करना चाहता है फिर से किसी तरह का, तो इसके लिए उसे सेबी को फिर से अप्लाई करना होगा। और उस जब भी ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश हुआ है उस डेट से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर विदिन 2 मंथ्स में सेबी को अप्लाई करना होगा कि पर्टिकुलर हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। एंड सेबी में मेक ए रिविज़न टू सच एन अमेंडमेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और सेबी उस अमेंडमेंट को तभी एक्सेप्ट करेगी जबकि वो अपॉर्चुनिटी देगी उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बॉडी को, उनकी बातें सुनी जाएगी, रीज़न उसमें बताया जाएगा कि क्यों आप चेंज करना चाहते हो। अगर वो फेयर होगी, पब्लिक के इंटरेस्ट में होगी, तो वो अमेंडमेंट सेबी एक्सेप्ट कर लेगी। ओके, The making or the amendment or revision of any bylaws under this section shall in all cases be subject to the condition of previous publication, provided that if SEBI is satisfied in any case that in the interest of the trade or in the public interest, any bylaws should be made, amended or revised immediately। वही मैंने बताया कि इसके लिए जो राइटिंग में वो जो अप्लाई करेगी स्टॉक एक्सचेंज, अगर सेबी सेटिस्फाई हो जाती है पूरी तरह से कि ये ट्रेड के इंटरेस्ट में है, ये बाय लॉस पब्लिक के भी इंटरेस्ट में है, तो वो ईज़िली उस बाय लॉस को मेड करेगी, बना देगी, पास कर देगी, या फिर जो भी अमेंडमेंट वगैरह है वो अमेंडमेंट कर देगी। ये काम सेबी आपका इमीडिएटली इसे पब्लिश कर देगी। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका सेक्शन 10 जो कि आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में, अब इसमें आपका बस 2 सेक्शन बचा है 11 एंड 12, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही है। ओके,
So the class is over.